नमस्कार। आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। रेनबो साइंस सर्किट के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हम लोग पिछले कई दिनों से क्लास 10th और 9th के साइंस सब्जेक्ट के वीडियोज़ को देखते आ रहे हैं। रेगुलर क्लासेज चल रही है। जो लोग 9th में पढ़ते होंगे या 10th में पढ़ते होंगे तो वे सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ करके, इस ऑनलाइन क्लास से जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। हम लोगों ने आज का जो क्लास का शेड्यूल है उसके अनुसार काम आरंभ कर रहे हैं और हम लोगों ने एक शेड्यूल बना रखा है कि प्रतिदिन 9th और 10th का एक एक वीडियो अपलोड होता है। तो अतः आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सीरियसली इस वीडियोज़ को देखें और अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में जो भी रिलेटिव्स हैं, कोई 9th 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, भाई बहन हैं, वहाँ तक इस बात की जानकारी दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि इस चैनल पर आपको सारे क्लासेज एकदम कंटिन्यू एनसीईआरटी का जो पैटर्न है या जो बिहार सरकार की बीटीबीसी की जो किताब है उससे हूबहू एकदम स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है, जिसके कारण आप घर बैठे भी जो लाइव क्लासेज होती है स्कूल की, कोचिंग की, ट्यूशन की, उस तरह का क्लास यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अतः आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को भी बतावें। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। और पिछले कई वीडियो में आपने एसिड बेस सॉल्ट के बारे में पढ़ा, उनके गुणधर्मों को जाना, फिर सूचकों के बारे में जाना। हम लोग शुरुआती क्लास में जो सूचक के बारे में पढ़े थे तो वहां आपने देखा था कि सूचक जो होते हैं वो 3 प्रकार के सूचक की चर्चा हुई थी। एक था आपका प्राकृतिक सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा था आपका वो सिंथेटिक इंडिकेटर, संश्लेषित सूचक, और तीसरा था गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये जितने भी सूचक थे, चाहे वो लिटमस हो, हल्दी हो, या फिर और सब मेथाइल ऑरेंज हो, फेनोल्फथेलिन हो, प्याज लौंग का तेल हो, ये सब जो भी सूचक थे, तो इन सूचकों के द्वारा हम लोग केवल यह पता कर पाते हैं कि कोई जो दिया गया पदार्थ है वह अम्ल है या क्षारक है या लवण है। और आपने देखा था कि खास करके जो लिटमस का प्रयोग होता है, हमने पिछले वीडियोज में बताया भी था लिटमस के द्वारा कैसे अम्ल क्षारक की हम लोग जांच करते हैं। तो लिटमस केवल यह बताता हम लोगों को कि दिया गया विलयन अम्ल है या क्षारक है या लवण है। लेकिन अब अगर अम्ल है तो वह उसकी अम्लीयता कितनी होगी। कल्पना कीजिए, सोचिए कि आपके पास 2 अम्ल है, एक अलग अलग बर्तन में एक ही प्रकार के 2 अम्ल रखे गए हैं। एक बर्तन में मान लीजिए, एक बीकर में या एक परखनली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरे परखनली में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यह भी विचार कीजिए कि 2 अलग अलग स्रोत से वो अम्ल प्राप्त हुआ है, तो आखिर उस दोनों अम्ल में क्या विशेषता है, क्या खासियत है, कौन अधिक शक्तिशाली है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोगों को एक अलग प्रकार के सूचक की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा हम लोगों के यहाँ जो दूध प्राप्त होता है उस दूध की भी अलग अलग विशेषता होती है। अगर आप किसी के यहाँ से गाय का दूध लाते हैं और कहीं से भैंस का दूध लाते हैं तो दोनों की गुणवत्ता में, क्वालिटी में, स्वाद में कुछ न कुछ फर्क होता है, वो आपको पता होगा। उसी तरह से जो अम्ल होते हैं या क्षारक होते हैं, सभी अम्ल की शक्ति एक जैसी नहीं रहती है। तो अम्लों की शक्ति को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक अलग सूचक का, एक अलग इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। उसी इंडिकेटर को कहते हैं सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौम सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल शब्द का मतलब तो आप पहले से भी जान रहे हैं। यूनिवर्सल मतलब जो सभी जगहों पर लागू हो, सभी वस्तुओं पर लागू हो, सभी पदार्थों पर लागू हो। इसका मतलब कि अभी तक क्या था कि अगर आपके पास लाल लिटमस पत्र है तो उससे आप क्षारक होने के की जांच कर सकते हैं। अगर आपके पास नीला लिटमस पत्र है तो उससे अम्ल की जांच कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा सूचक, एक ऐसा इंडिकेटर जिससे हम लोग किसी भी पदार्थ की अम्लीयता हो, क्षारकीयता हो या उदासीनता हो, इस गुण को जांच सकते हैं, उसी को कहते हैं सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आज का जो हमारा क्लास होगा इसी यूनिवर्सल इंडिकेटर पर होगा, इसलिए अंत तक आप लोग क्लास के वीडियो को आराम से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे
और कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके पुनः उस बात को सुनेंगे, और विशेष दिक्कत होने पर आप कमेंट्स करें या फोन के द्वारा भी उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौम सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये सार्वत्रिक या सार्वभौम का मतलब जो सभी पदार्थों के लिए लागू हो, सभी पदार्थों के लिए उपयोग किया जाए, इसलिए इसका नाम सार्वत्रिक या सार्वभौम सूचक यूनिवर्सल इंडिकेटर रखा गया है नाम। आइए देखते हैं क्या बात है इसमें। अम्ल एवं क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। जो लिटमस था हमारा, फेनोल्फथेलिन था, मेथाइल ऑरेंज था, हल्दी था, चुकंदर था, वो जो फूलों की पंखुड़ियों, आपने हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम फूलों की पंखुड़ियों के बारे में लिखा था। इन सभी सूचकों का उपयोग करके आप अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षारक है, कौन लवण है, बस इतना ही कर सकते हैं। लेकिन अम्ल एवं क्षारक में क्रमशः उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, अब आपको पता है कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है और क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अम्ल में हाइड्रोजन आयन H+ आयन और क्षारक में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन होता है। तो आखिर इन आयनों, वही देखिए क्या लिख रहा है कि उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता या संख्या ज्ञात करने के लिए एक अन्य सूचक का उपयोग होता है, जिसे सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। गौर से सुनिएगा इस बात को कि जो साधारण सूचक है, लिटमस या फिर मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन, प्याज या लौंग का तेल, वेनिला एसेंस, ये सब जो भी सिंपल इंडिकेटर है, उसके द्वारा केवल आप अम्ल क्षारक की सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षारक है। लेकिन आखिर उसमें जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि अम्ल में H+ आयन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, और क्षारक में OH- आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है, तो आखिर अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन है वह कितना है। जैसे आप एक और उदाहरण लीजिए, आपने थर्मामीटर का नाम सुना होगा, और मुझे उम्मीद है कि शायद बहुत लोग देखे भी होंगे थर्मामीटर को, और कुछ लोग तो उपयोग भी करते होंगे, घर में भी रहता होगा। जब कभी तबीयत खराब होती है, बुखार की संभावना रहती है या लगता है कि बुखार आ गई है, तो लोग क्या करते हैं, उस थर्मामीटर को लगा करके टेम्परेचर माप लेते हैं, ताप माप लेते हैं। एक बात मैं आपको और जानकारी के लिए बता दूं, बहुत लोग आपको कहेंगे कि थर्मामीटर से बुखार मापते हैं। याद रखिएगा बाबू, थर्मामीटर से बुखार नहीं मापते हम लोग, थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, टेम्परेचर मापते हैं। और जो थर्मामीटर जनरली है हमारे घर में, जो थर्मामीटर होता है वो बॉडी टेम्परेचर मापने का थर्मामीटर है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग होता है। जैसे रूम टेम्परेचर मापने वाला थर्मामीटर अलग है, किसी लिक्विड का थर्मामीटर तापमान मापना हो उसके लिए अलग प्रकार के थर्मामीटर का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब अलग अलग वस्तुओं के, पदार्थों के तापमान को मापने के लिए हम लोग जिस यंत्र या उपकरण का उपयोग करते हैं उसी को थर्मामीटर कहते हैं। अब जो थर्मामीटर आपके घर में रखा हुआ है, तो हम भी अपने शरीर का ताप माप सकते हैं। तो एक सामान्य आदमी भी शरीर का ताप माप सकता है, और आपने पढ़ा होगा कि जो सामान्य आदमी होता है उसके शरीर का जो तापमान होता है सेल्सियस पैमाने पर, जो एसआई सिस्टम है उसमें 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग बराबर होता है। 37.34 जो भी हो, लेकिन 37 एक हम लोग लेके चलते हैं लगभग मान, तो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। वही जब फ़ारेनहाइट पैमाने में जाते हैं तो वो 98 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब सोचिए, अगर हम थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं और वो 98 पर शो करता है, उसका जो मीटर है, जो स्केल है, स्केल मतलब क्या, नापने वाला पैमाना, तो थर्मामीटर पर अगर आपके शरीर का ताप 98 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मतलब आपके शरीर का तापमान संतुलित है, बैलेंस है। अगर ये तापमान 100 डिग्री या 103 डिग्री हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं, 103 डिग्री बुखार है। रहना था 98 पर, लेकिन हो गया कितना पर, 103 पर, 101 पर, 102 पर। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उस व्यक्ति की स्थिति खराब होती जाती है, शारीरिक कंडीशन बिगड़ते जाते हैं। तो और अगर मान लीजिए 98 से नीचे किसी का 96 आ गया, 94 आ गया, तो भी स्थिति खराब हो जाती है। तो थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, तापमान मापते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि बुखार मापते हैं।
हाँ, थर्मामीटर से जब तापमान मापते हैं तो फिर उस तापमान के आधार पर हम लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किस उस व्यक्ति को बुखार है या नहीं है। तो ठीक उसी तरह से जो आपके पास अम्ल, क्षारक और लवण को जांचने के लिए सूचक था, तो उस सूचक से आप केवल यह सूचना प्राप्त करते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षारक है या लवण है, लेकिन उससे यह पता नहीं चलता है कि अम्ल है तो आखिर कितना प्रबल अम्ल है, कितना शक्तिशाली अम्ल है, क्षारक है तो कितना शक्तिशाली क्षारक है। इसकी जानकारी हम लोगों को लिटमस या मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन जैसे सूचक से नहीं होती है। उसके लिए एक सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं, वही लिखा गया है। और वह सूचक क्या करता है, देखिए, अम्ल या क्षारक में उपस्थित आयनों की संख्या या सांद्रता से इनके प्रबलता का पता चलता है। अभी तुरंत हम लोग बात कर रहे थे कि अम्लों में हाइड्रोजन आयन H+ आयन होगा, क्षारकों में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन होगा। तो इसकी कितनी संख्या है, अगर आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है अम्ल अधिक प्रबल होगा। इस तरह से इस संख्या के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उस अम्ल और क्षारक की प्रबलता का पता करते हैं, प्रबलता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी आयनों की संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक अलग प्रकार के सूचक का उपयोग करते हैं, जिसको सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक कहा जाता है। अब देखिए क्या है कि इनके प्रबलता का पता चलता है। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, जो ये सार्वत्रिक सूचक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यह क्या होता है, कई सूचकों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, उसमें कई तरह के सूचक मिला करके तब बनाए जाते हैं। और जो क्या करता है कि किसी भी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी उसको अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करता है। हम लोग जब लॉकडाउन के बाद फिर से सामान्य क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर प्रयोगशाला में रहने वाला एक छोटा सा इंडिकेटर है, जिसमें अलग अलग रंगों की पट्टी होती है। और जिस पदार्थ का पीएच मान आपको वैल्यू, ये आयनों की जो सांद्रता होती है ना, उसी को पीएच में व्यक्त किया जाता है। जैसे हम लोग शरीर के टेम्परेचर को सेल्सियस में व्यक्त करते हैं, फ़ारेनहाइट में व्यक्त करते हैं, तो आयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कोई तो मान होगा, वैल्यू होगा, तो उसके लिए एक मात्रक का प्रयोग करते हैं जिसको पीएच मान कहते हैं, पीएच वैल्यू कहते हैं। आइए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करते हैं। आइए इसको और समझेंगे, उससे पहले आ जाते हैं पीएच स्केल पर। ये पीएच स्केल जो सामने दिख रहा है आपको, हिंदी में पीएच पैमाना भी कहते हैं। दरअसल यह पीएच स्केल क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, अब जो विलयन आप लेते हैं उस विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन है, उसकी सांद्रता कितनी है, उसकी संख्या कितनी है, उसको ज्ञात करने के लिए एक पैमाना स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो पीएच है स्मॉल पी है और कैपिटल एच पावर के रूप में लिखा गया है, इसको पीएच पढ़ते हैं। ये लिखने का तरीका है जो एक तरह से मानक है, मान लिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, तो आज भी हम लोग उसी रूप में उसका उपयोग करते हैं। अब सोचिए कि किसी ने कह दिया कि यह जोड़ का चिन्ह है, यह जोड़ हो गया। अगर कहता कि यह जोड़ है तो इसी को हम लोग जोड़ मान लेते और आज सब जगह प्रयोग होता। ये सब माना गया है कि पीएच जो पी होता है वो स्मॉल होगा और जो एच होगा वह कैपिटल होगा, ऊपर में पावर के रूप में लिखा जाएगा। एक बात, दूसरी बात और इसमें क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना स्केल विकसित किया गया वैज्ञानिक के द्वारा, जिस स्केल को, जिस पैमाना को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के ताप को मापने के लिए एक स्केल या पैमाना विकसित किया गया जिसको हम लोग थर्मामीटर स्केल कह सकते हैं। थर्मामीटर में भी पैमाना होता है, 1 2 3 4 5, वैसे अब तो डिजिटल थर्मामीटर भी आ गया है। आप लगाएंगे शरीर में के संपर्क में लाएंगे और यहाँ स्क्रीन पर टेम्परेचर निकलने लगता है, 80 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री सेल्सियस, जो भी हो, 30 डिग्री 35 डिग्री, वस्तु का जितना तापमान रहता है वो तापमान हम लोगों को शो कर देता है। तो ये जो पीएच स्केल है, इसमें भी क्या है, यह स्केल है, एक पैमाना है। इस पीएच में
पी का क्या अर्थ है। अब देखिए ये जो पीएच में पी है और एच है, दोनों शॉर्ट रूप है, संक्षिप्त रूप है, इसका कुछ न कुछ अर्थ होगा। अब इस पी के अर्थ की बात करते हैं। इस पीएच में पी का अर्थ होता है पोटेंज। पोटेंज, ये पोटेंज लिखे हैं, यह पोटेंज एक जर्मन शब्द है, मतलब जर्मनी का भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पावर। पावर तो समझते हैं शक्ति, ये जो पोटेंज है, यह पोटेंज का अर्थ हो गया पावर, हिंदी में शक्ति। और एच हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि अम्ल होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी, इसलिए एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन। इस स्केल द्वारा 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही पीएच स्केल का एक नमूना बनाया गया है कि अगर जो भी आपके पास जैसे थर्मामीटर है, आपको बताए कि जहां 98 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है या 37.4 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहां पर थर्मामीटर में देखिए एक लाल रंग का लाइन खींचा रहता है, मतलब अगर वहां तक आपका तापमान है तो आपका शरीर स्वस्थ है। उससे ऊपर जैसे बढ़ता है, इसका मतलब हमारे शरीर में तापमान बढ़ चुका है, कोई परेशानी है, फिर हम लोग डॉक्टर से मिलते हैं, सलाह लेते हैं या आराम करके फिर से ठीक कर लेते हैं शरीर के तापमान को। तो ये जो पीएच स्केल है बना हुआ, इस पीएच स्केल में 0 से लेकर के देखिए 14 तक मान लिखे रहते हैं, मतलब किसी भी पदार्थ में, किसी भी विलयन में जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो 0 से 14 तक का हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इस स्केल के द्वारा। अब क्या करते हैं इसमें, आप कल्पना कीजिए क्या होता है। दरअसल पीएच स्केल में क्या होता है कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े रहते हैं, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो सूचक, जैसे लिटमस पत्र आप देखे थे उसी तरह का कागज रहता है। और क्या करता है, जिस विलयन को का आपको पीएच मान ज्ञात करना पड़ेगा, उस विलयन का एक बूंद उस कागज पर डाल देना है। वो कागज प्लेन रहता है, सादा रहता है, सफेद रंग का लगभग रहता है। जैसे आप उस पर एक बूंद विलयन डालेंगे तो स्वाभाविक है जैसे वह विलयन देते हैं उस कागज का रंग बदलने लगता है। अब सोचिए रंग बदल करके लाल हो गया। जो पीएच पेपर था हमारे पास, जो पेपर था यूनिवर्सल इंडिकेटर था, सार्वत्रिक सूचक था, उस पर हमने क्या किया, कोई विलयन लिया, उसका 2-4 बूंद डाला तो इस पेपर का रंग बदल करके लाल हो गया। अब जब लाल हो गया, ये जो 0 से 14 तक आप वैल्यू देख रहे हैं, ये रंग के आधार पर दिखाया गया है। जब पीएच पेपर हम लोग रहेंगे, उस दिन मिलेंगे तो आपको हम दिखा देंगे। तो पीएच पेपर में दरअसल क्या होगा, जैसे लाल हो गया तो वह दिखाएगा कि 9 है उसका पीएच मान, मतलब वहां कलर के अनुसार रंग है, मान रहता लिखा हुआ कि लाल रंग का हुआ तो 9 होगा, हरा हुआ तो 10 होगा, और हरा हुआ तो 11 होगा, इस तरह से पीला हुआ तो 5 हुआ। ये मैं वैसे बोल रहा हूं आपको, जब आप उसको देखेंगे तो रंग के आधार पर ही उसका वैल्यू हम लोग निर्धारित करते हैं। जिस रंग का हो गया वह सार्वत्रिक सूचक, वह कागज, तो उस रंग से हम लोग इस चार्ट से मिलान करते हैं, इस पीएच स्केल से मिलान करते हैं कि इस रंग का जो विलयन है तो उसका पीएच मान कितना होगा। इस बात को तब आसानी से समझा जा सकता है जब आप इसको देखेंगे तब। अभी कुल मिलाकर के आप ऐसा, अगर हम आपको ये कह दें कि अगर ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सार्वत्रिक सूचक है, सार्वत्रिक सूचक का रंग, और इधर हो जाएगा पीएच मान। अब सोचिए अगर सार्वत्रिक सूचक का रंग कैसा हो जाता है, हल्का लाल, हल्का लाल होता है, इसका मतलब है पीएच मान 0 है। गहरा लाल हो गया तो पीएच मान 1 है। मान लेते हैं, ये माना गया है, ये एक्चुअल नहीं है। पीला है तो मान लेते हैं पीएच मान 8 है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस तरह का लिस्ट रहेगा, सारणी रहेगा आपके पास, और उस सारणी से हम लोग को क्या करना है, जो पीएच पेपर होगा, सार्वत्रिक सूचक होगा, उस सूचक पर जिस विलयन का कहेगा पीएच मापने के लिए, उस विलयन की कुछ बूंद डाल देंगे वो उस कागज पर, और उस कागज का रंग चेंज कर जाएगा तुरंत। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको हम दिखाए थे, लिटमस पर जब अम्ल या क्षारक देते थे तो लिटमस का रंग कैसे बदल जाता था, उसी तरह से उस पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे उस कागज पर आप विलयन को डालेंगे,
जो सार्वत्रिक सूचक है ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसे लिटमस एक तरह का कागज था, ये भी कागज की तरह रहता है। उस कागज पर जैसे आप विलयन डालेंगे तो उस कागज का रंग बदल जाएगा। अब अगर रंग बदल करके उस कागज का पीला हो गया, इसका मतलब उस पदार्थ का जो विलयन आपने डाला था उसका पीएच मान 8 है। ये सारणी दिया हुआ रहता है, ये फिक्स किया गया है, प्रयोग के आधार पर ये फाइनल किया गया है कि यही रहेगा। जैसे रेलवे में आप जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर के देखते होंगे, लाल सिग्नल दिखाई देता है, हम लोग समझ जाते हैं अभी गाड़ी नहीं जाएगी इस होकर के। हरा सिग्नल होता है, ग्रीन सिग्नल, तो वो गाड़ी आराम से पास कर सकती है। पीला सिग्नल आपने देखा होगा, येलो सिग्नल, तो उसमें क्या होती, गाड़ियां चलने के लिए तैयार रहती है कि अब कुछ ही देर में गाड़ी चलेगी। तो वो सिग्नल फिक्स किया हुआ है, ऐसा नहीं कि लाल सिग्नल रहेगा और गाड़ी दौड़ती हुई निकल जाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उसी तरह से विज्ञान में प्रयोग करके ये सिग्नल के अनुसार, इस रंग के अनुसार पीएच मान फिक्स किया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि वो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर था, सार्वत्रिक सूचक था, उसमें जो कागज पर हम लोग जो विलयन डाले तो उस कागज का रंग पीला हो गया, और कागज का रंग पीला हुआ तो पीएच मान 8 हुआ। अब जब 8 पर आएंगे तो इस 8 को आप गौर से देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है 8 के पास क्या, कि बढ़ती हुई क्षारकीयता। ये जो 0 से 14 तक पीएच मान होते हैं इस स्केल पर, तो जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा, क्योंकि 0 से 14 तो बीच में 7 आएगा, 7 आएगा, तो जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा, 7 होगा, वह न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। न्यूट्रल या उदासीन का यह मतलब है कि उस पदार्थ में न तो अम्ल का गुण होगा एसिड का, और न ही क्षारक का गुण होगा, बेस का गुण होगा, वह उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, न अम्ल का गुण होगा उसमें, न क्षारक का गुण होगा। अब जैसे आप 7 से नीचे इधर बढ़ने लगे, देखिए 7 से नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे 7 से पीछे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ लिखा गया है बढ़ती हुई अम्लीयता, एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी, एसिड का मात्रा बढ़ते जाएगा। अगर और फिर इस 7 से जैसे हम लोग दाहिने तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, फिर क्षारकीयता बढ़ जाती है, बेस का गुण, क्षारक का गुण बढ़ते जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 5 है और एक और विलयन का मान पीएच मान 2 है, तो जो 2 पीएच मान वाला विलयन होगा वह अधिक अम्लीय होगा, और 5 पीएच मान वाला उससे कम अम्लीय होगा। होगा तो दोनों अम्लीय, लेकिन जो 2 पीएच मान वाला होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा तीर लगा हुआ उधर बाएं तरफ से, हम 7 से जैसे 0 की तरफ बढ़ते हैं तो और अम्लीयता बढ़ती जाती है, शक्तिशाली अम्ल हो जाएगा। अब सोचिए, एक विलयन का पीएच मान 4 और एक विलयन का पीएच मान 2, तो 2 वाला जो होगा वो प्रबल अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और 4 वाला उसके तुलना में वीक एसिड हो जाएगा, कमजोर या दुर्बल अम्ल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग इधर आते हैं 7 के दाईं ओर, तो देखिए तीर आगे की तरफ लगा हुआ है और बढ़ती हुई क्षारकीयता। आप 8 पर आएंगे तो क्षारक मिलेगा, 9 पर उससे अधिक क्षारकीय है, 10 पर और ज्यादा क्षारकीय है, 11 पर और अधिक क्षारकीय है, 12 पर और अधिक क्षारकीय है। इस तरह से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इधर क्षारकीयता बढ़ती जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष निकला हम लोगों को, उसको इस तरह से आपको दिमाग में सेट करना है, एडजस्ट करना है कि पीएच वैल्यू जो होगा, पीएच मान जो होगा, उस पीएच मान से हम लोग अम्लीयता, क्षारकीयता और उदासीनता का पता करते हैं। जिस पदार्थ का पीएच मान, जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा, 7 होगा, वह पदार्थ न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारकीय होगा, अर्थात वह पदार्थ उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। तो जिस पदार्थ का पीएच मान, अगर इस पीएच स्केल या पीएच पैमाना से हम लोग मापते हैं और हमारा पीएच मान 7 आ गया, इसका मतलब वह पदार्थ न अम्लीय है न क्षारकीय है। अब अगर पीएच मान 7 से कम 6.99 भी हो जाता है, 7 से थोड़ा सा भी कम होता है, इसका मतलब वह पदार्थ क्या होगा, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा, उसमें एसिड का गुण होगा। लेकिन जैसे जैसे उधर 0 की तरफ बढ़ेगा तो अम्लीयता और बढ़ती जाएगी। और हमने आपको कहा कि एक का पीएच मान अगर 5.5 हो जाए और किसी का 3 हो जाए तो 3 वाला अधिक अम्लीय होगा, 5.5 वाला उससे थोड़ा सा कम अम्लीय होगा। तो ये प्रबल अम्ल मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते जाएगा जैसे जैसे पीएच मान 7 से नीचे जाएगा। जबकि क्षारकीयता में क्या है, जब 7 से ऊपर बढ़ते हैं तब क्षारकीयता बढ़ती है। अगर किसी का पीएच मान 9 हो जाए और किसी का पीएच मान 12.7 हो जाए, तो जिसका पीएच मान 12.7 होगा वो प्रबल क्षारक हो जाएगा, किसके तुलना में, जिसका पीएच मान 9 होगा।
इस तरह से जो पीएच स्केल है और सार्वत्रिक सूचक, ये दो बात पर आज हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस किया। तो पीएच स्केल के द्वारा आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, कौन प्रबल क्षारक है, कौन दुर्बल क्षारक है, या कौन सा पदार्थ है जिसमें ना तो अम्ल का गुण है ना क्षारक का गुण है, तब क्या है तो उदासीन है, वो न्यूट्रल है। तो इस तरह से इस पीएच स्केल, और ये कहां से मान आएगा, ये आएगा आपको सार्वत्रिक सूचक से, यूनिवर्सल इंडिकेटर से। इस इंडिकेटर के द्वारा आप क्या करेंगे, आसानी से आप किसी पदार्थ का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। और जब आपको पीएच मान कैसे ज्ञात होगा, तो रंग परिवर्तन के द्वारा होगा। वो जो सार्वत्रिक सूचक होगा एक कागज की तरह रहेगा, उस पर हम लोग विलयन को डालेंगे और विलयन का रंग चेंज करेगा, रंग परिवर्तन होगा। और जिस रंग का विलयन होगा, तो इस चार्ट से हम लोग मिला लेंगे कि उस रंग की, अगर उस रंग का विलयन होता है तो उसका पीएच मान कितना हो सकता है, वो चार्ट में क्लियर लिखा रहता है। तो उससे हम लोग विलयन का पीएच मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे आपको पीएच मान ज्ञात हो जाता है, तो फिर इस पीएच स्केल पर आएंगे। अगर पीएच मान 7 है तो वह विलयन उदासीन है, न्यूट्रल है, मतलब ना अम्लीय है ना क्षारकीय है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। लेकिन अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम है, लेस देन 7 है, इसका मतलब वह एसिडिक है, अम्लीय है। और अगर विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, ग्रेटर देन 7 होता है, इसका मतलब वह विलयन क्षारकीय होता है, बेसिक होता है। और एक और बहुत जरूरी बात जो यहाँ जानना है हम लोगों को, कि हमेशा आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी विलयन का पीएच मान 4 है और एक दूसरे विलयन का पीएच मान 1.2 है, दोनों में कौन अधिक प्रबल अम्ल होगा। तो याद रखिएगा, 7 से बाएं तरफ तीर लगा हुआ है बढ़ती हुई अम्लीयता में, कि जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, अम्ल का गुण बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया कि जिसका पीएच मान कम होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा, जबकि क्षारक में उससे भिन्न है। क्षारक में पीएच मान अधिक होने पर तब क्षारकीयता बढ़ती है, लेकिन अम्ल में पीएच मान जितना कम होगा अम्लीयता उतनी अधिक होगी। यही आज का हम लोगों का क्लास था, और मुझे उम्मीद है इन सारी बातों को आप ध्यान से अगर आप सुने होंगे तो ये सब बात आपको समझ में आ गई होगी। और आपसे एक एकदम विशेष रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास में बैठे तो शांति से, जब आपको फुर्सत का समय मिले, पढ़ने का कोई समय नहीं होता, याद रखिएगा ये बात जीवन में। आपको जब मन लग जाए, जब फुर्सत हो जाए। और एक दूसरी बात कि फुर्सत भाई निकालना पड़ेगा, आपको निश्चित रूप से समय निकालना पड़ेगा, नहीं तो कैसे हम लोगों का छुट्टी का 2-3 महीना 2-2.5 महीना बीतने जा रहा है, पता भी नहीं चल पाया। इसलिए ये पूरा जीवन बीत जाएगा और हम लोग सीख नहीं पाएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए, प्रयास करने से ही लोग सफल होते हैं, सीख पाते हैं। तो जब भी आपको फुर्सत का समय मिले, आपके पास सारा नेटवर्क सही प्रॉपर रूप से अवेलेबल हो, बिजली आपके पास अवेलेबल हो जाए, जब सारा कुछ आपके पास अवेलेबल हो जाए, लेकिन जब भी आप क्लास को सुने, वीडियो को देखें, तो शुरू से अंत तक एकदम कॉन्शियस होकर के देखें। निश्चित रूप से सारी बातें आपको समझ में आएगी। और इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास खत्म करेंगे। लेकिन कल के लिए आपको मैं एक जो विशेष क्लास होगा उसके बारे में बता दूं कि कल का जो क्लास होगा, मतलब अगला जो क्लास हम लोगों का होगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो कुछ पदार्थ हमारे अगल बगल में विलयन है, आखिर उसका पीएच मान कितना होता है। नींबू का रस आपने खाया होगा, पिया होगा, तो नींबू खट्टा होता है, दही खट्टा होता है। तो खट्टा है तो इसका मतलब उसमें अम्ल है, तो हम लोग जानेंगे कि अम्ल है तो 7 से कम होगा उसका पीएच मान। क्षारक, क्योंकि क्षारक में कड़वाहट होता है और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो हम लोग ये भी कुछ विशेष पदार्थों का, कुछ प्रमुख पदार्थों का पीएच मान भी देखेंगे कि कितना होता है, और उससे रिलेटेड कई प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। उस तरह के प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह का प्रश्न आ सकता है। और चूंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये पूरी तरह से एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर फोकस रहता है हमारा काम, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है बार बार कि आप जब भी वीडियो को देखें तो साथ में अपने घर में जो बुक है उसको भी पढ़िए। साइंस की जो एनसीईआरटी की बुक है या बीटीबीसी की बुक है, आप उसको भी पढ़ें, क्रियाकलापों को ध्यान से समझें। बहुत सारी बात वहाँ विस्तार से बताई गई है, उन बातों का भी ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आसानी से आ जाएगी। और एक विशेष बात कि जो लोग एक बार में, जिनको देखने में दिक्कत है, समझने में दिक्कत है, उनसे हमने पहले भी कहा था कि अगर एक बार में नहीं हो तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, रोक रोक करके देखें, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करें,
क्योंकि कई क्लास क्या होता है, ये विज्ञान सिस्टमेटिक नॉलेज है, कई क्लास हमारा पिछले वीडियो से कनेक्ट रहता है। तो इसलिए अगर आपको समझने में असुविधा हो तो यूट्यूब पर सारा वीडियोज अपलोड है, आप वहां से जाकर के हर एक वीडियो क्रमशः देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते हुए एक क्लास का एक चैप्टर के कई वीडियोज हैं। तो जहां भी आपको असुविधा लगे उसको खोल करके देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप क्रमबद्ध नहीं होंगे, आप सिस्टमेटिक नहीं होंगे, तो फिर सीख नहीं पाएंगे। तो याद रखिएगा, सीखना और पढ़ना दोनों में बहुत फर्क है। हम लोगों को पढ़ना तो है ही, इसके साथ साथ सीखना भी है। इसलिए आज का क्लास हम लोग अब यहीं समाप्त करेंगे, और फिर अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो कल कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थों का, जो हमारे आसपास में दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ है, उनके पीएच वैल्यू को, पीएच मान को जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।